नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। एआई पर हमारे पिछले अर्थम को आपकी बड़ी सराहना मिली और ये सराहना, ये आशीर्वाद ही हमारा संबल है, यही हमारी शक्ति है। इस बार एक दूसरे अर्थम की बारी। जेफरी पिस्टीन का नर्क पूरी दुनिया देख रही है। राजनीति, कला, अध्यात्म, उद्योग, बाजार, विज्ञान, सभी की कीर्ति कथाएं इसी नर्क में लिथड़ी दिखी हैं। इसलिए जाहिर है सुर्खियां वहीं से निकल रही हैं जहां से बननी चाहिए। मगर इस सवाल का कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिलता कि एपिस्टीन यह सब इतने लंबे वक्त तक क्यों करता रहा, किसके लिए करता रहा और ये कैसे होता रहा। दुनिया के सबसे काबिल, चतुर, आलिम फाजिल लोग इस नर्क के सदस्य क्यों बने रहे? कोई कुछ बोला क्यों नहीं? इतने गलीज अपराध पर किसी को इतने साल तक कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? यही सवाल मुझे आज के अर्थम तक ले आए हैं और इन्हें तलाशते हुए जो मिला है वो पेशे नज़र है। अगर मैं आपसे कहूं कि जेफरी पिस्टीन दो नरकों का नायक है, एक नर्क वह जो देह व्यापार है, जो सबको दिख रहा है, मगर यह नर्क दरअसल उस दूसरे जरायम की फायरवॉल है जिसकी तस्वीरें आपको कभी नहीं दिखेंगी। तो आइए आपको एपिस्टीन और ग्लोबल वित्तीय सिस्टम का वो नर्क दिखाते हैं जो शायद आपको किसी इंस्टा रील पर नहीं दिखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक दीवार पर कभी एक डोनर प्लेट या डोनर पट्टिका लगी थी। उस पर एक नाम था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हार्वर्ड को रिसर्च के लिए $65 लाख दान में दिए थे। लेकिन चार्ल्स नदी के उस पार एमआईटी मीडिया लैब के अंदर उस व्यक्ति को एक और नाम से बुलाया जाता था, वोल्डेमॉर्ट, यानी वही हैरी पॉटर का खलनायक जो आपको याद होगा, वो कैन नॉट बी नेम्ड। यूएस वर्जिन आइलैंड में सदर्न ट्रस्ट नाम की एक कंपनी थी। कागजों में कंपनी मौजूद थी, लेकिन असल में ना तो उसका कोई कारोबार था न कर्मचारी। उसे टैक्स में लगभग 100% की छूट मिली थी। आयकर, प्रॉपर्टी टैक्स, सब कुछ माफ। न्यूयॉर्क में जेपी मोर्गन चेस के बैंक के भीतर 2002 से 2016 के बीच एक ग्राहक के लेन देन चलते रहे। बैंक ने इन सारे लेन देन में से केवल $43 लाख के ट्रांजैक्शन पर संदेह की रिपोर्ट डाली। उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि कुल लेन देन $1.3 बिलियन से ज़्यादा का था। ये सारे उदाहरण जिस व्यक्ति के नाम से जुड़े हैं उसका नाम है जेफरी एपिस्टीन। और जिन संस्थाओं के नाम हमने लिए हैं जैसे हार्वर्ड या जेपी मोर्गन, वो दुनिया के सबसे ताकतवर, प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थान हैं। ये कहानी सिर्फ एक गलीज आदमी की नहीं है, ये उस व्यवस्था की भी कहानी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम सवाल पैदा करता है। अगस्त 2019 में जब एपिस्टीन जेल में मृत पाया गया तो उसकी दरिंदगी दास्तान बन गई, लेकिन वो नेटवर्क सुर्खियों से बाहर हो गया। एपिस्टीन जिसका रखवाला था, एपिस्टीन उस दुनिया का हिस्सा था जहां पैसा बिना ऑडिट के चलता है, न्याय बिना निगरानी के रुकता जाता है, बैंक सवाल पूछना भूल जाते हैं, संस्थाएं पहुंच के बदले अपने उसूल बेच देती हैं। एपिस्टीन ने दिखाया कि दुनिया का वित्तीय सिस्टम भीतर से कितना गंदा हो सकता है, जिस पर भरोसा करके अरबों लोग खरबों के दांव लगाते हैं। आइए एपिस्टीन का दूसरा सच दिखाते हैं आपको। उन्हीं फाइलों, एफबीआई की जांच और कोर्ट की सुनवाई के दस्तावेजों में छिपा हुआ वो सच जिसे ढकने के लिए एपिस्टीन ने दुनिया का सबसे घृणित नेटवर्क तैयार किया था। सवाल, आप कहेंगे कि एपिस्टीन एक वेल्थ मैनेजर था, मगर एक कैसा वेल्थ मैनेजर था? जेफरी एपिस्टीन की इतनी दौलत आई कहाँ से? अगस्त 2019 में जब जेफरी एपिस्टीन की मौत हुई तो उसकी संपत्ति की कीमत बताई गई करीब $97.7 करोड़। लेकिन असली सवाल रकम का नहीं था। सवाल यह था कि पैसा आया कहाँ से। कागजों में एपिस्टीन खुद को अरबपतियों का, बिलियनर्स का वेल्थ मैनेजर बताता था। हकीकत में सार्वजनिक रिकॉर्ड और खोजी पत्रकारिता सिर्फ एक पक्का क्लाइंट दिखा पाती है, एपिस्टीन का एक क्लाइंट, और वो है लेस्ली वेक्सनर, ओहायो का खरबपति जो दिग्गज रिटेल कंपनी एल ब्रांड्स का मालिक है। एल ब्रांड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। लॉन्जरे ब्रांड, विक्टोरिया सीक्रेट और इस तरीके के कई ब्रांड और रिटेल चेन का मालिक है एल ब्रांड्स। जेफरी एपिस्टीन की गिरफ्तारी के बाद वेक्सनर एपिस्टीन से अपने रिश्तों को लेकर अफसोस जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि जेफरी एपिस्टीन ने उन्हें धोखा दिया था, मगर वेक्सनर और एपिस्टीन का रिश्ता सामान्य नहीं था। वेक्सनर ने एपिस्टीन को पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। मतलब ये कि उसे टैक्स रिटर्न साइन करने का हक था, कर्ज लेने का अधिकार था, संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार था। और इस रिश्ते का सबसे रहस्यमय हिस्सा था 9th ईस्ट 71st स्ट्रीट मैनहट्टन की 7 मंजिला हवेली। 21,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी वेक्सनर ने 1989 में करीब $1.3 करोड़ में खरीदी थी। बाद में लगभग मुफ्त में एपिस्टीन को ट्रांसफ़र कर दी गई। कैसे, क्यों, किन शर्तों पर, इसका कोई जवाब नहीं है।
बाद में वेक्सनर ने दावा किया कि एप्स्टीन ने उसके पैसे का दुरुपयोग किया है। यहाँ तक कि वेक्सनर फाउंडेशन के नाम पर जुटाए गए 4.7 करोड़ डॉलर के दान को भी गलत तरीके से लिया गया पैसा बताया। अब निवेशकों के नज़रिए से तस्वीर देखिए। जेफरी एप्स्टीन सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश संभाल रहा था। कोई साफ क्लाइंट लिस्ट नहीं थी, कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं था, कोई नियमित टैक्स ऑडिट नहीं था। बैंकों को भी शक हुआ, मगर गिरफ्तारी से ठीक पहले जेपी मॉर्गन ने केवल 43 लाख डॉलर के लेन देन को संदिग्ध माना, जबकि इसी बैंक ने एप्स्टीन के साथ 1.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के लेन देन किए थे। मौत के बाद एप्स्टीन का 1953 ट्रस्ट सामने आया। ये 32 पन्नों का दस्तावेज है, जिसे मौत से सिर्फ 2 दिन पहले साइन किया गया था। इसमें लाभार्थी या बेनिफिशियरी तय थे। 20 साल की विदेशी छात्रा जिसे 10 करोड़ डॉलर मिले, और वकील और अकाउंटेंट को करोड़ों की फीस मिली। लेकिन इस सबके पीछे अहम सवाल वही रहा कि इस दौलत का स्रोत क्या था। ये टेबल देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर जो आ रही है, ये आपको बताएगी कि कैसे निगरानी हो रही थी। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि 1999 से 2018 के बीच एप्स्टीन को करीब 49 करोड़ डॉलर सिर्फ 2 लोगों से मिले। ये थे लेस वेक्सनर और लियोन ब्लैक। यानी कोई बड़ा निवेश या कारोबार नहीं, कोई पारदर्शी फीस का स्ट्रक्चर नहीं, कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं। तो ये कहानी किसी अरबपति के गलत जजमेंट की नहीं थी। ये दरअसल उस सिस्टम की कहानी है जहाँ जब दौलत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो निगरानी अपने आप गायब हो जाती है। जब पैसा ऑडिटेड फंड की जगह पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे निजी इंतजामों से घूमने लगता है तो टैक्स विभाग भी सवाल नहीं पूछता। रेगुलेटर दहलीज पर ही रुक जाते हैं और सिस्टम फेल हो जाता है, या ये कहें कि सिस्टम ही सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र बन जाता है। और जेफरी एप्स्टीन को उस वित्तीय सिस्टम ने सुरक्षा हासिल कराई थी। जेफरी एप्स्टीन के इस पूरे नर्क को देखने वालों की या समझने वालों के दिमाग में एक सवाल है कि एक अपराधी को पूरा आइलैंड कैसे मिल गया। वहाँ से देह व्यापार का रैकेट चला रहा था। कोई तो होगा जिसे कभी शक हुआ होगा। यूएस वर्जिन आइलैंड जेफरी एप्स्टीन के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वो एक किस्म की रेगुलेटरी शील्ड थी, रेगुलेटरी ढाल थी। 2011 में एप्स्टीन की कंपनी सदर्न ट्रस्ट को वर्जिन आइलैंड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमीशन के तहत रजिस्टर किया गया। कागजों में मकसद था कि निवेश और रोजगार। हकीकत में इस कंपनी को मिली इनकम टैक्स से छूट, प्रॉपर्टी टैक्स से छूट और एक्साइज ड्यूटी से रियायत। बाद में यूएस वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल ने अदालत में साफ कहा कि ये रियायतें लेने के लिए जो जानकारी दी गई थी वो भ्रामक थी और धोखाधड़ी वाली थी। कोर्ट की फाइलों के मुताबिक 1999 से 2012 के बीच एप्स्टीन को ईडीसी स्कीम के तहत करीब 21.98 करोड़ डॉलर, लगभग 22 करोड़ डॉलर के टैक्स का फायदा मिला। 2013 से 2017 के बीच लियोन ब्लैक से जुड़े खातों से 15.8 करोड़ डॉलर सदर्न ट्रस्ट को ट्रांसफर हुए, और इसमें एप्स्टीन ने 8 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का टैक्स बचा लिया। नवंबर 2022 में एप्स्टीन की स्टेट ने यूएस वर्जिन आइलैंड की सरकार से समझौता किया और इसमें 10.5 करोड़ डॉलर का सेटलमेंट हुआ। यानी जो गलत टैक्स फायदे थे उनकी वापसी हुई, और लिटिल सेंट जेम्स द्वीप की बिक्री से मिली रकम का आधा हिस्सा इस सेटलमेंट में शामिल था। वर्जिन आइलैंड के अकाउंट्स के इस मकड़जाल का सबक क्या है? यही कि जब पूंजी तेजी से सरहदें पार करती है, सरकारें निवेश लाने के लिए नियम नरम करती हैं, तो इस ढांचे में बेईमानी पकड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वही ढांचा दंड मुक्ति का रास्ता बन जाता है। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड प्रशासन ने जब जेपी मॉर्गन चेस पर मुकदमा किया तो बैंक की दलील चौंकाने वाली थी। सरकारी अधिकारियों ने ही एप्स्टीन पर निगरानी नहीं रखी। यहाँ तक कि 2008 की सजा के बाद भी अदालतों में गवाही से पता चला कि वर्जिन आइलैंड के अधिकारी एप्स्टीन के निजी आइलैंड पर लंच करते थे और गवर्नमेंट के फिनांसेस पर उससे सलाह लेते थे। अगला सवाल, एप्स्टीन की जो असंख्य फाइलें रिलीज हुई हैं, क्या उनसे पता चला है कि एप्स्टीन शैडो बैंकिंग का इस्तेमाल करता था? यकीनन कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं। 2000 से 2007 के बीच जेफरी एप्स्टीन एक ऐसी कंपनी का चेयरमैन था जिसका नाम था लिक्विड फंडिंग लिमिटेड। ये कंपनी बर्मुडा में रजिस्टर थी। कागजों में इसे स्पेशल पर्पज व्हीकल बताया गया था, लेकिन असल में शैडो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा थी। 2003 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग के मुताबिक इस कंपनी में बियर स्टर्न्स की 40% की हिस्सेदारी थी। और यहाँ से मामला थोड़ा दिलचस्प हो रहा है। बियर स्टर्न्स का नाम आप बार बार सुनते होंगे। बियर स्टर्न्स लिक्विड फंडिंग का मैनेजर था, इन्वेस्टमेंट मैनेजर था। बियर स्टर्न्स यानी डबलिन अमेरिका से बाहर का एक बड़ा बैंक जो अमेरिकी रेगुलेटर की पकड़ से सीधे दूर था। 2006 तक फिच रेटिंग ये बता चुका था कि लिक्विड फंडिंग पर करीब 6.7 बिलियन डॉलर की देनदारी थी।
इस कंपनी के पास वही फाइनेंशियल प्रोडक्ट थे जिन्होंने 2008 की वैश्विक वित्तीय तबाही को जन्म दिया था, जैसे कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, कोलेटराइज्ड लोन ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल मॉर्गेज बंडल्स। यही था शैडो बैंकिंग। सीधी भाषा में ऐसी फिनांसिंग जो बैंक जैसी है लेकिन बैंकों के नियमों के बिना चलती है। न डिपॉजिट इंश्योरेंस, न सेंट्रल बैंक की निगरानी। लिक्विड फंडिंग का एक पेचीदा वित्तीय व्यवस्था मॉडल था जिस नेटवर्क में बड़े नाम भी थे। इसमें जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, नेटएक्सिस बैंक, पॉपुलरी, सब ने मिलकर लिक्विड फंडिंग को करीब $25 करोड़ की लिक्विडिटी लाइन दी। जेपी मॉर्गन सिर्फ पैसा देने वाला नहीं था, वो इस सिस्टम का सिक्योरिटी ट्रस्टी भी था। यानी एक ही संस्था निगरानी भी कर रही थी, जोखिम भी उठा रही थी। और यही शैडो बैंकिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है जो लिक्विड फंडिंग के साथ दिखाई दी। 2007 में जब सब कुछ ध्वस्त होने लगा तो बियर स्टर्न्स के 2 हेज फंड सबसे पहले गिरे। एपिस्टीन ने उनमें इससे $5.7 करोड़ लगाए थे। फंड डूबे, एपिस्टीन ने मुकदमा किया। बाद में सरकार की मदद से जेपी मॉर्गन ने बियर स्टर्न्स को खरीद लिया और 2011 में जेपी मॉर्गन ने एपिस्टीन को $90 लाख देकर मामला निपटा दिया। तो ये कहानी सिर्फ निवेश की नहीं है, ये उस ढांचे की कहानी है जहां ऑफ बैलेंस शीट कंपनियां, ऑफशोर रजिस्ट्रेशन और परतदार कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इतने जटिल हो जाते हैं कि ना तो जोखिम दिखता है और ना ही जिम्मेदारी तय होती है। एपिस्टीन शैडो बैंकिंग के साथ नहीं था, वो शैडो बैंकिंग के भीतर था। और ऐसी बैंकिंग जहां पैसा सवालों के बिना चलता है, वहां फिर शोषण भी बिना आवाज के पनपता है। अगला सवाल, तो क्या एपिस्टीन के वित्तीय मामलों में कानून ने अपना काम किया? किसको किस काम की सजा मिली? जेफरी एपिस्टीन के मामले में सीधे तौर पर जुड़ी वित्तीय संस्थाओं ने सजा जरूर पाई, लेकिन बेहद सीमित, नियंत्रित, और उन्होंने कोई अपराध स्वीकार नहीं किए। 2023 में जेपी मॉर्गन चेज ने एपिस्टीन के पीड़ितों की एक क्लास एक्शन याचिका में $29 करोड़ का सेटलमेंट किया। इसके अलावा यूएस वर्जिन आइलैंड को करीब $7.5 करोड़ दिए गए, लेकिन बैंक ने एपिस्टीन के पूरे कामकाज में किसी तरह की गलती स्वीकार नहीं की। इसी तरह जुलाई 2020 में डाइचे बैंक ने न्यूयॉर्क के रेगुलेटर को $15 करोड़ का जुर्माना भरा। कारण यह था कि एपिस्टीन से जुड़े खातों में कंप्लायंस की बड़ी असफलता थी। डाइचे बैंक ने एपिस्टीन को हाई रिस्क क्लाइंट और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन माना था, लेकिन इसके बावजूद उसके खातों में हो रही गतिविधियों की कोई जांच नहीं की गई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 120 से ज़्यादा वायर ट्रांसफ़र हुए, जिससे करीब 26 से $27 लाख एपिस्टीन के नेटवर्क को भेजे गए। एक वकील के जरिए $8 लाख नकद निकाले गए और पूर्वी यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन सरनेम वाली महिलाओं के होटल किराए, ट्यूशन और बाकी चीज़ों के लिए भुगतान किया गया। बैंकिंग व्यवस्था में सब रेड फ्लैग थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अदालतों में दस्तावेजों को सील करने और अनसील करने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। 2025 के अंत में जाकर कुछ नए दस्तावेज सार्वजनिक हुए, जिनसे पता चला कि जेपी मॉर्गन ने ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग नहीं की थी, यानी जेपी मॉर्गन पूरी तरह नाकाम रहा था। इसके बाद अमेरिका के सीनेटर रॉन बाइडेन ने सीधे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या बैंक ने जानबूझकर ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जानकारी छुपाई थी, और क्या बैंक सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन कर रहा था? एपिस्टीन के 30 पीड़ितों के पहचान के बावजूद एपिस्टीन और उसके कथित सहयोगियों को फेडरल मुकदमे से छूट मिल गई। एपिस्टीन ने राज्य स्तर पर हल्की सजा काटी, वर्क रिलीज के साथ अपनी गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी। यही है वो जुडिशियल और फाइनेंशियल सिस्टम का गठजोड़। यहाँ एक कोई साजिश नहीं है, बल्कि एक किस्म का इकोसिस्टम है जो बैंकों की मदद से चलता है, और जेफरी एपिस्टीन ने इस इकोसिस्टम का भरपूर इस्तेमाल किया था। अगला सवाल, इस बात का भी जवाब नहीं मिलता कि 2008 में सब कुछ सामने आने के बाद भी जेफरी एपिस्टीन को गंभीर सजा क्यों नहीं मिली। यह सवाल बेहद गंभीर है और दुनिया में सबसे अनोखे किस्म की परिस्थिति हमारे सामने लेकर आता है। 2008 में अमेरिका की न्याय व्यवस्था ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे आप बिलियनर एग्जम्पशंस कह सकते हैं, यानी अमीरों के लिए अलग कानून। फ्लोरिडा के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने जेफरी एपिस्टीन के साथ एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट किया, एनपीए किया। नतीजा क्या निकला? एपिस्टीन पर नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर फेडरल आरोप ही नहीं लगाए गए। इसके बजाय उसे सिर्फ 2 राज्य स्तरीय अपराधियों में दोषी पाया गया और दोषी स्वीकार कराया गया। सजा हुई 18 महीने की, लेकिन काटे सिर्फ 13 महीने, वो भी ऐसे कि जिसमें हर दिन 12 घंटे वो जेल से बाहर अपने दफ्तर में काम करता था। यही नहीं, इस समझौते ने एपिस्टीन के अज्ञात सहयोगियों को भी फेडरल मुकदमे से सुरक्षा दे दी। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, पीड़ितों को तो बताया ही नहीं गया, ना उनसे सलाह ली गई। बाद में एक फेडरल जज ने साफ कहा कि क्राइम विक्टिम राइट्स एक्ट का भी सीधा उल्लंघन था, लेकिन जब न्याय विभाग के ऑफिस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने जांच की तो निष्कर्ष यह निकला कि एपिस्टीन के साथ हुआ नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट गलत निर्णय था।
मगर प्रोफेशनल अपराध नहीं था। अब जरा तुलना कीजिए, फेडरल कानून के तहत नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग पर न्यूनतम 15 साल तक की से लेकर उम्र कैद तक की सजा तय है, लेकिन एपिस्टीन को क्या सजा मिली? सिर्फ 13 महीने की वर्क रिलीज के साथ। इसके बाद भी उसकी यात्राएं जारी रहीं, उसका इलीट सर्किल बना रहा और उसके अपराध इसके बाद अगले 1 दशक तक चलते रहे। यहां सिर्फ साजिश नहीं है, ये एक किस्म की संसाधनों की असमानता है। जिनके पास पैसा है, वकील है, पहुंच है, वे न्याय को मोल भाव में बदल सकते हैं और इतना गंभीर अपराधी भी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट का लाभ ले सकता है। एक और सवाल जो एपिस्टीन के पूरे मामले में फाइलों से निकल कर आता है कि एपिस्टीन के अपराध में जन कल्याण यानी फिलैंथ्रोपी के प्रसंग बहुतेरे हैं। दुनिया का सबसे घृणित अपराधी दानवीर था, इस पर कैसे भरोसा होगा? ये किसी पुरानी हिंदी फिल्म जैसा मामला है या भारत में किसी अपराधी संत जैसी व्यवस्था? जेफरी एपिस्टीन की फिलैंथ्रोपी को अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ दान नहीं लगती, ये एक किस्म का रेपुटेशनल आर्बिट्राज थी, जहां गंदा पैसा पहले प्रतिष्ठा में बदला गया और फिर वही प्रतिष्ठा दोबारा पहुंच, सुरक्षा और साख खरीदने में इस्तेमाल हुई। सबसे साफ उदाहरण था MIT मीडिया लैब। यहाँ के तत्कालीन डायरेक्टर जॉय इटो ने एपिस्टीन को सिर्फ दानदाता ही नहीं माना, उन्हें ड्रोनर ब्रोकर बताया। रिकॉर्ड बताते हैं कि MIT ने एपिस्टीन से सीधे $5.25 लाख लिए और उसके जरिए कम से कम $75 लाख दूसरे अमीर दानदाताओं से मंगवाए गए। एपिस्टीन ने खुद भी पैसा दिया और बाकी पैसा भी चैनलाइज कराया। इनमें बिल गेट्स से आए $20 लाख भी शामिल थे, जिनमें एपिस्टीन की भूमिका जांच में जानबूझकर छुपा ली गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि MIT ने एपिस्टीन को पहले डिस्क्वालीफाइड डोनर की सूची में डाल रखा था, लेकिन फिर भी दान लिया गया और उसे एनोनिमस दर्ज किया गया। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें। 1998 से 2008 के बीच एपिस्टीन ने हार्वर्ड को करीब $91 लाख दान में दिए। इनमें से $65 लाख प्रोग्राम फॉर इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स डिपार्टमेंट बनाने के लिए दिए गए। 2008 की सजा के बाद भी इस पेड यानी इस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में एपिस्टीन का ऑफिस 610 ऑफिस नंबर 610 जेफरीज ऑफिस के नाम से बरकरार रहा। 2010 से 2018 के बीच जेफरी एपिस्टीन कम से कम 40 बार हार्वर्ड आया। उसने न सिर्फ अपने पैसे वहां दिए, बल्कि दूसरे अमीर लोगों से $95 लाख के डोनेशन प्रोफेसर्स को रिसर्च के लिए दिलवाए। हार्वर्ड ने बाद में ये PhD डिपार्टमेंट बंद किया, लेकिन कार्यवाही भी हुई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। हार्वर्ड के साथ जेफरी एपिस्टीन का रिश्ता केवल रिश्वत नहीं थी, ये किस्म की स्ट्रक्चरल वीकनेस थी। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जब सीमित फंडिंग के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो कोई दानदाता केवल पैसा ही नहीं, दूसरे दानदाता भी लेकर आता है, दूसरे डोनर भी लेकर आता है, और ऐसी स्थिति में नैतिकता टूट जाती है। जेफरी ने प्रतिष्ठा या साख को इन्वेस्टमेंट बना दिया, शोध विज्ञान को पैसा दिया और उससे एकेडमिक ऑथेंटिसिटी ली, और जिसके बाद उसकी सामाजिक स्वीकृत बनी और नेटवर्क बना। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम दुनिया का इस तरीके की लॉन्ड्रिंग पकड़ नहीं सकता। निवेशकों के लिए गंभीर चेतावनी है कि जिन संस्थानों पर हम ज्ञान और सच्चाई के लिए भरोसा करते हैं, वो डोनर की, दानदाताओं की जांच में सबसे कमजोर निकलते हैं। तो सवाल होगा कि एपिस्टीन का असली काम क्या था? वेल्थ मैनेजर तो वो साबित नहीं हुआ। यही एपिस्टीन की कहानी का सबसे जरूरी पहलू है और भारत के लिए भी प्रासंगिक है। जेफरी एपिस्टीन का कामकाज जितना दस्तावेजों में दिखता है, वो किसी भी पारंपरिक फाइनेंशियल एडवाइजर जैसा नहीं था। वो दरअसल एक नेटवर्क ब्रोकर था। अदालतों के रिकॉर्ड और खोजी रिपोर्टिंग्स बताती हैं कि एपिस्टीन ने फिनांस, एकेडमिक्स, पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी के लोगों को अपने आसपास एक कनेक्टिंग नोड की तरह खड़ा किया था। वो पैसा नहीं बेच रहा था, वो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की पहुंच बेच रहा था। यहाँ ये बात साफ कर लेना ज़रूरी है कि ब्लैकमेल की थ्योरी नहीं है। इस समग्र जांच में एपिस्टीन में अदालतों ने किसी भी जगह ब्लैकमेल के किसी तरीके के सबूत नहीं पाए हैं। लेकिन ये ज़रूर दिखता है कि वो जिस नेटवर्क को बना चुका था, उसे अपने आप सुरक्षा मिल जाती है। जब बहुत से ताकतवर लोग किसी व्यक्ति से मेहमान नवाजी, फंडिंग या किसी तरीके के जराइम से जुड़े होते हैं और वो व्यक्ति बाद में अपराधी साबित हो जाए, तो हर व्यक्ति के सामने एक जोखिम खड़ा हो जाता है, सच बोलने का जोखिम। और ऐसे माहौल में लोग सीधे अपराध में शामिल नहीं भी होते, फिर भी उनके लिए सबसे तर्कसंगत विकल्प हो जाता है उनकी चुप्पी। राजनीतिक अर्थशास्त्र में इस लॉजिक को अच्छी तरह समझा जाता है। चुप्पी की भी अपनी एक आर्थिक कीमत होती है, जहां प्रतिष्ठा का नुकसान ताकतवर लोगों के लिए महंगा होता है, और इसलिए विसिल ब्लोअर वहां अपने आप दुर्लभ हो जाते हैं। और यही है टू कनेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट का नेटवर्क इफेक्ट। ये टू बिग टू फेल से अलग है। यहाँ आकार नहीं, यहाँ कनेक्शन का संकट है। एपिस्टीन के केस में बिजनेस, यूनिवर्सिटी, फिलैंथ्रोपी, इंटरटेनमेंट, राजनीति सब एक दूसरे से जुड़े थे।
ऐसे में किसी एक कड़ी की पूरी जांच पूरे जाल को हिला सकती थी। जो जांच करेगा उसको बड़ी सजा मिलेगी। अर्थशास्त्र इसे ही कहता है रेशनल कैरियर रिस्क अवॉइडेंस। 2008 में एपिस्टीन को सजा इसलिए नहीं मिली कि इससे जुड़े हुए सारे लोग दोषी थे, बल्कि मतलब यह है कि एपिस्टीन का जो इलीट नेटवर्क है वो खुद अपने आप में एक बड़ा गवर्नेंस रिस्क बन गया था। इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा साफ संदेश है, ये जोखिम ऐसा नहीं है जिसे डाइवर्सिफाई किया जा सके। ये एक किस्म का सिस्टम लेवल रिस्क है। जहां पहुंच यानी एक्सेस एक एसेट बन जाती है, वहां जवाबदेही सबसे पहले बिकती है। सवाल, एपिस्टीन का देह व्यापार नेटवर्क इस वित्तीय जराइम की जड़ में था या ये इसका आवरण था? देह व्यापार एक पुल जैसा है। एपिस्टीन के मामले की हर थीम आकर यहीं जुड़ती है। इलीट दुनिया में यौन शोषण कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये उस सत्ता संरचना की तरह के में काम करने वाला हिस्सा है जिसे हमने ऊपर वित्तीय जराइम में समझा है। अदालतों के दस्तावेज, पीड़ितों की गवाही आज सार्वजनिक हैं और वे ऐसे सिस्टम का वर्णन करती हैं जिसमें कम उम्र की लड़कियों को कई देशों और इलाकों में फैले नेटवर्क के जरिए घुमाया गया। यहाँ सनसनी की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक तर्क अपने आप बड़े साफ हैं। जहाँ ताकतवर लोग या तो अपराध में शामिल हों या उसके गवाह हों, वहाँ चुप्पी का प्रोत्साहन पैदा होता है। एक व्यक्ति जो समझौता कर चुका है उसके लिए सच बोलने की कीमत चुप रहने से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ब्लैकमेल की कहानी नहीं है। जेफरी एपिस्टीन की कहानी कॉस्ट और प्रॉफिट की कहानी है, लागत और लाभ की कहानी है। खुलासा करने से प्रतिष्ठा टूटती है, कैरियर खत्म होता है और व्यक्ति नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। चुप रहने से सब चलता रहता है। यही वजह है कि बैंक देर करते रहे, रेगुलेटर एपिस्टीन पर कार्रवाई टालते रहे, प्रोसिक्यूटर एपिस्टीन से ही समझौते करते रहे, पैसे लेने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज आंखें मूंदी रहीं और यौन शोषण इस वित्तीय और संस्थागत ढांचे का हिस्सा बन गया। ये उसमें गुथा हुआ था, पैसे की तरह, पहुंच की तरह, चुप्पी की तरह, जो कि इस पूरे वित्तीय सिस्टम का हिस्सा है। और यही वजह है कि एपिस्टीन का यह नर्क इतने लंबे समय तक चलता रहा। तो एपिस्टीन के मामले में नियामकों के लिए नसीहतें क्या हैं, निवेशकों के लिए जोखिम क्या है? एपिस्टीन का केस कोई बीती हुई कहानी नहीं है, एक लाइव स्ट्रेस टेस्ट है उन जोखिमों का जिन्हें निवेशक अक्सर कम करके आंकते हैं। पहला जोखिम, मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी वास्तविक है। जेपी मॉर्गन चेज ने खातों में वर्षों तक संदिग्ध गतिविधियां चलने दी और समय पर कार्रवाई नहीं की। दूसरी चीज़ ये कि दान की ईएसजी की साख कितनी नाजुक है। ईएसजी लेवल वाले सारे इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस प्रोडक्ट बढ़ते रहते हैं और उसी दौर में डाइचे बैंक ने एपिस्टीन को जोड़ा। तो ईएसजी वाला एपिस्टीन का चेहरा यानी समाज के कल्याण वाला एपिस्टीन का चेहरा बेहद घृणित है। तीसरा ऑफशोर रेगुलेटरी मदद। यूएस वर्जिन आइलैंड के ईडीसी प्रोग्राम ने एपिस्टीन को भारी टैक्स लाभ दिया। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी ऑफशोर कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ खतरे ज़्यादा हैं। दूसरा, संस्थाओं पर भरोसा टूटता है जब कंप्लायंस इतने बड़े पैमाने पर फेल हो जाता है। एपिस्टीन ने दिखाया कि लगभग हर स्तर पर कंप्लायंस फेल हुआ तो निवेशक जिस ट्रस्ट को, कॉन्फिडेंस को प्रीमियम मानकर चलते हैं उसी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो जेफरी एपिस्टीन के इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के बाद अब किस तरीके के सुधार होने चाहिए, आइए इस ग्राफिक में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बेनिफिशियल ओनरशिप की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रस्ट सहित सभी इकाइयों के लिए सार्वजनिक रियल टाइम सूचनाओं की क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग अब अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा ये कि घोषित आय से असंगत संपत्ति पर अपने आप जांच शुरू हो जाए, यूके और यूडब्ल्यूओ का जो मॉडल है। तीसरा ये कि जो डोनर्स हैं, जो दान देने वाले लोग हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और कल्याण के लिए दान देते हैं, उसमें एक निर्धारित थ्रेशोल्ड से ऊपर दान पर रेगुलेटर को पहचान का खुलासा कराना चाहिए। और चौथा है जुडिशरी रिफॉर्म। न्यायिक अधिकारियों के वित्तीय रिश्तों का अब अनिवार्य खुलासा जरूरी है और ये पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। और चौथी चीज़, पर्सनल लायबिलिटी बैंकिंग। कंप्लायंस पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी, कंप्लायंस टूटने पर कंपनी के लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे एपिस्टीन के वित्तीय जराइम से निकल कर सामने आई वो ये दिखाई देती है कि पूरी दुनिया में के टैक्स नेटवर्क्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानक देखने में बड़े अच्छे लगते हैं पर वे बड़े लोगों को नहीं पकड़ पाते और इन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है। हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर। सनद रहे कि जेफरी एपिस्टीन का नेटवर्क वैश्विक पूंजीवाद की छाया में नहीं चला, ये उसकी पाइपलाइन के भीतर चल रहा था। उन्हीं बैंकों से होकर, उन्हीं ला फर्मों के जरिए, उन्हीं ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स से, उन्हीं टैक्स इंसेंटिव प्रोग्राम से और उन्हीं फिलैंथ्रोपिक संस्थानों से जो कि वैध या जेन्युइन वैलिड कारोबार की बुनियाद हैं,
दुनिया के वैलिड कारोबार इसी संरचना में, इसी ढांचे में होते हैं। एपिस्टीन का देह व्यापार उसके वित्तीय अपराध का जरिया भी था और हिफाजत भी। एपिस्टीन की फाइलों ने शरीरों को और बड़ी शख्सियतों को सनसनी की ओर खींच लिया। अपराध की असली अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके की कंपनियों, शेल कंपनियों, ट्रस्ट, बैलेंस शीट और तमाम टैक्स फाइलों में चुपचाप चलती रही। जनता को चौंकाया कवर स्टोरी ने। उसके पीछे खड़ी वित्तीय मशीन ने छोटे मोटे जुर्माने भर दिए और वो बरी हो गई। गॉडफादर फिल्म याद करिए। गॉडफादर फिल्म में हत्याएं और गोलीबारी वही चीज़ है जो सबको याद रहती है, मगर असली सत्ता वहाँ नहीं होती। असली सत्ता वकीलों, सेनेटरों, जजों और कारोबारियों के पास बैठी होती है, जो हिंसा को कानूनी, बिलयोग्य और सम्मानजनक बना देती है। इसलिए यह कहानी किसी एक आदमी के गिरने पर ख़त्म नहीं होती। आदमी हट सकता है, ढांचा नहीं। जब तक अपारदर्शिता की कीमत उसके फायदे से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक अगला एपिस्टीन इस इमारत का, इस वित्तीय सिस्टम की इमारत का अगला किरदार होगा। उसी इमारत के दृश्य आज हमें दिख रहे हैं। अर्थ में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। यदि आप इतिहास और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो आइए इंस्टाग्राम पर, और रोज की खबरों पे के पीछे छिपे सच जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए द वाई फैक्टर को।